नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 की क्रांति और उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चित्र नंबर 1, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि वे उनके पुत्र को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैन्य ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों से थी, क्योंकि जैसे ही अपने पिछले अध्याय में किया कि अवध है अंतिम रियासत थी जो उनके अंग्रेज़ों के कब्जे में चली जाती है। किसके कारण? सहायक संधि के कारण। और सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ये लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यह भी लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग, 1856 क्रांति के समय कौन था? गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये कैनिंग ने फैसला लिया। किसान और सिपाही। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों का कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां जो थी वो उनके हाथ से पुरानी ज़मीन निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान हो रहे थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था
कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। गतिविधि: कल्पना कीजिए आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उस क्या कारण बताएंगे? सुधारों पर प्रतिक्रिया: अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए नए नए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। कब? जब वो ईसाई धर्म को अपना लेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत संख्या 1 और स्रोत संख्या 2 पढ़ें। चित्र 2: उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए चित्र में दिखाई दे रहे हैं। 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात एक सिपाही से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दे दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों में लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियां भेज दी गई थी। ये जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे।
जिनका नॉरगेट में ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलीलें थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। चित्र संख्या 3। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हुए उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों के इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। किसका लेप चढ़ाया गया है? गाय और सूअर की चर्बी का। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए अभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ही यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि इनके इस्तेमाल से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। गतिविधि। सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी? नंबर 2, उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई थी? सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे? सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका शत्रु एक है, इसलिए वे सब कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित करना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। तो 1857 की जो क्रांति है वो सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होती है? मेरठ से। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर दावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। किसे लटका दिया? मंगल पांडे को। कहाँ? बैरकपुर छावनी में। कब? 8 अप्रैल 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में
तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा सुनाई दी। यह 9 मई 1857 की बात। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले ली और अंग्रेज़ों की इमारतों व सिपाहियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे। लेकिन यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपने के लिए तैयार हो गए। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार। चित्र नंबर 5, मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट। फिरंगी कौन? विदेशी जो लोग। इस शब्द में अपमान का भाव आता है, लेकिन सिपाही बेड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का ऐलान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। चित्र संख्या 6 में बहादुर शाह जफर का चित्र दिखाया गया है। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद ही शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई न देने लगता है तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। चित्र नंबर 7, नाना साहब। बगावत फैलने लगी। 1857 की क्रांति की चर्चा की गई है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने से भी कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर भी विद्रोहियों का सिलसिला ही एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया।
उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया है। चित्र नंबर 8, जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। गतिविधि, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। नंबर 2, सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया होगा उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। इन गतिविधि आधारित प्रश्नों की चर्चा हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रश्नोत्तर की होगी उनमें इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए प्रश्न आधारित वीडियो हम अलग से पेश करेंगे। बिरगिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहियों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन को अपने नियंत्रण में कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ हैं, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीने तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। चित्र नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र। चित्र संख्या 11, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हुई, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले जो दाईं तरफ है, दिल्ली का लाल किला, सलीमगढ़ किले जो बाईं तरफ है, पर कब्जा किया। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी सारी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। कौन सी जेल में भेज दिया गया? रंगून जेल में। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की
विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। तात्या टोपे की स्मृति में जारी किया गया एक डाक टिकट गतिविधि। उन स्थानों की सूची बनाइए जहां 1857 में मई, जून और जुलाई महीने में विद्रोह हुए थे। चित्र संख्या 12। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली तक की तरफ कूच करते हुए। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। चित्र 14। अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। ये इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह अंग्रेज जो टुकड़ियां हैं वो दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट है उसको बारूद से उड़ा रही हैं। भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन और उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सामने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, यानी पहले जो गवर्नर जनरल था अब उसको उस पद को परिवर्तित करके वायसराय का पद निश्चित कर दिया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। किसके बाद में? 1857 की क्रांति के बाद। चित्र नंबर 15। अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर दावा बोलते हुए दिखाया गया है। नंबर 2, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। 3 नंबर, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सैनिकों
यानी सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही सैनिक भर्ती किए जाएंगे। नंबर 4, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। 5 नंबर, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। नंबर 6, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्वामित्व देने के लिए नई नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया। में उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख जो केंद्र थे वो प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें जो रेड त्रिभुज कार आकृति के हैं वो विद्रोह के मुख्य केंद्र थे, जिनमें मेरठ जो महत्वपूर्ण, जहाँ से 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत होती है मेरठ, फिर दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, ये थे वो 1857 की जो क्रांति हुई इसके मुख्य केंद्र थे। फिर विद्रोह के अन्य जो केंद्र हैं वे कौन कौन से थे? सिलाईकोट, लाहौर, जालंधर, फिलौर, फैजापुर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, फतेहपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, नवाबगंज, प्रतापगढ़, नौगंग, नागौर, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बनारस, दीनापुर, सागर, जबलपुर, महू, नीमच, नसीराबाद, ये जो क्षेत्र थे वो विद्रोह के अन्य केंद्र थे। खुर्दा संग्राम एक गैस स्टडी। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटी हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, वहाँ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालक अधिकार समेत 14 गढ़ों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष ने अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं से गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा था और अंग्रेज़ों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र एक दंशमास था। अंग्रेज़ों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ
जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवर्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इससे राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता है, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 से 1817 के बीच खुदरा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महामात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे अब एक भिखारी बन चुके थे। उन्होंने अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी क्या शिकायतें थी? अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा से राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि की तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी के कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील और भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति और दुष्कर बना दी, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया था। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली
उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेज़ों ने 1800 मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग अपने काबू में कर लिया था। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगियों की मदद से पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेज़ों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया, नमक की कीमतों में कमी की, जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संग्रह था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इससे कमतर कर आंकना होगा। परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर ख़त्म हुआ। होंग जिकुओंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग जिकुओंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी। आइए कल्पना कीजिए कि आप विद्रोह के दौरान अवध में तैनात एक ब्रिटिश अधिकारी हैं। विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजनाओं को गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे? चित्र लखनऊ रेजिडेंसी के खंडर। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेजी औरतें, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उस पर गोलों से हमला किया। इस तरह के एक गोलों से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रहे हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम इसके जो पाठगत प्रश्न और गतिविधि आधारित प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, स्थानीय परीक्षाएं होती हैं, उनमें बार बार पूछे जाते हैं और उसमें पाठगत सार की भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।